हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग ट्विस्ट। तो आज हम इस वीडियो में क्वेश्चन आंसर कवर करेंगे। तो ये है क्लास 9th का चैप्टर नंबर 1, व्हाट इज़ डेमोक्रेसी, वाई डेमोक्रेसी। ठीक है, पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर है ये। चलिए शुरू कर लेते हैं इसको। इसका जो लेसन का एक्सप्लेनेशन है वो चैनल पर जा चुका है, लिंक आपको मिल जाएगा उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आज हम जो है क्वेश्चन आंसर कवर कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 है इसका कि हियर इज द सम इन्फॉर्मेशन अबाउट द 4 कंट्रीज। बेस्ड ऑन दिस इन्फॉर्मेशन हाउ वुड यू क्लासीफाई ईच ऑफ दीज कंट्रीज, राइट डेमोक्रेटिक या फिर अनडेमोक्रेटिक और नॉट श्योर अगेंस्ट ईच ऑफ दीज। मतलब कौन सा डेमोक्रेटिक है, कौन सा अनडेमोक्रेटिक है और कौन से में आप जो है नॉट श्योर हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पर लिखना है स्टेट्समेंट जो आपको जो ये सिचुएशन दे रखी है, इन्फॉर्मेशन दे रखी है उसके बारे में। ठीक है, तो डेमोक्रेटिक तो मैं कई बार बता चुकी हूँ आपको। ठीक है, डेमोक्रेटिक में क्या होता है, डेमोक्रेटिक जो गवर्नमेंट होती है ना उसमें हमें वोट देने का अधिकार होता है, हमें जो सारे अधिकार प्राप्त होते हैं वहाँ पर डेमोक्रेटिक में क्या होता है, हम अपना लीडर खुद चुनते हैं, अपना जो रिप्रेजेंटेटिव होता है ना वो खुद चुनते हैं, इलेक्शन के थ्रू उनको चुना जाता है। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं, तो देखते हैं आपको आगे जो है पढ़ते पढ़ते आपको डेमोक्रेसी की बहुत सारी चीज़ें समझ में आएंगी। ठीक है, तो चलिए इसका जो ए पार्ट है, कंट्री ए है, तो पीपल डू नॉट हु डू नॉट एक्सेप्ट द कंट्रीज ऑफिशियल रिलीजन डू नॉट हैव अ राइट टू वोट। कि जो लोग कंट्री का जो ऑफिशियल रिलीजन होता है तो उसको फॉलो नहीं करते हैं, तो क्या उनको वोट देने का अधिकार नहीं है? उनको वोट देने का अधिकार नहीं है, तो वो जो है अनडेमोक्रेटिक होगा या फिर डेमोक्रेटिक होगा। तो देखो इस तरीके से ले लेंगे आप इस चीज़ को। जैसे मान लीजिए इसमें लिख रहा है वैसे अनडेमोक्रेटिक इसका आंसर है, मैं समझा देती हूँ क्यों। तो पता है क्या होता है, जैसे मान लीजिए पाकिस्तान है, सऊदी अरेबिया है, फिर बांग्लादेश है, इन लोगों का जो मेन रिलीजन है ना वो है इस्लाम। तो क्या अगर वहाँ पर जो इस्लाम के लोग नहीं रह रहे हैं, इस्लाम के लोग जो इस्लाम को नहीं मानते, वहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी तो होंगे जो इस्लाम को नहीं मानते, तो क्या उनको वोट देने का अधिकार नहीं है? अगर उनको वोट देने का अधिकार नहीं है तो वो अनडेमोक्रेटिक होगा। भाई डेमोक्रेसी में तो ऐसा नहीं होता ना, डेमोक्रेसी में क्या होता है, सबको बराबर वोट देने का अधिकार होता है। ठीक है, तो ये अनडेमोक्रेटिक होगा। अब आता है कंट्री बी। द सेम पार्टी हैज़ बीन विनिंग इलेक्शन फॉर द लास्ट 20 ईयर्स। कि एक ही पार्टी लगातार जो है 20 ईयर्स से लगातार जो है इलेक्शन जीत रही है। तो इसमें देखो, इसमें हम नॉट श्योर हो सकते हैं, क्योंकि पता है कैसे, देखो क्या होता है कि अब जो है जैसे अब भी तो बीजेपी क्या हो रहा है, बीजेपी तो लगातार 10 साल से लगातार जीत रही है ना, गवर्नमेंट बन रही है बीजेपी की। तो भाई हो सकता है ये अच्छा काम कर रही हो सकता है ना कर रही हो, है ना। तो पहले, इससे पहले कांग्रेस की सरकार रहती थी तब भी तो यही था कि उसने शायद काम अच्छे ना किए हों, लेकिन हम इसमें पूरी तरीके से श्योर नहीं है कि अनडेमोक्रेटिक है या डेमोक्रेटिक है, तो इसको हम नॉट श्योर लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब सी पर जाते हैं। कंट्री सी, द रूलिंग पार्टी हैज़ लॉस्ट इन द लास्ट 3 इलेक्शन। की जो रूलिंग पार्टी है, जो अब पार्टी सत्ता में है, तो उसने जो पिछले 3 इलेक्शन जो हैं वो हार चुकी है। तो क्या वो डेमोक्रेटिक है अनडेमोक्रेटिक? वो डेमोक्रेटिक होगी, क्योंकि देखो अब तो वो जीत रही है ना, रूलिंग जो जीत रही है वो पहले के 3 इलेक्शन हार चुकी है, लेकिन अब तो वो सत्ता में है ना, जीत चुकी है, तो वो तो डेमोक्रेटिक ही हुआ ना वो। ठीक है, चलिए अब आता है क्वेश्चन नंबर 2। Here is some information about the 4 countries. Based on this information, how would you classify each of these countries? Right, democratic, undemocratic और not sure against each of these। ये भी पहले वाले की तरह ही है, आपको बस information दे रखी है, उसके बारे में आपको बताना है। जैसे ए है कंट्री पी, द पार्लियामेंट कैन नॉट पास अ लॉ अबाउट द आर्मी विदाउट द कंसेंट ऑफ द चीफ्स आर्मी। मतलब जो पार्लियामेंट है वो कोई लॉ पास नहीं कर सकती अपने आर्मी के चीफ की सलाह के बगैर, मर्जी के बगैर कोई लॉ पास कर सकती है या नहीं। तो देखो ये अनडेमोक्रेटिक होगा, क्योंकि पार्लियामेंट को तो सारे फैसले लेने का अधिकार है, क्योंकि वो उसको तो चीफ की, आर्मी के चीफ की मर्जी की ज़रूरत ही नहीं है, उसको किसी सलाहकार की ज़रूरत नहीं है, कि पार्लियामेंट जो है सारे निर्णय लेने के लिए फ्री है। ठीक है, संसद जो है वो सारे निर्णय लेने के लिए फ्री है, तो ये तो अनडेमोक्रेटिक हुआ ना कंट्री पी। अब आएगा कंट्री क्यू। द पार्लियामेंट कैन नॉट पास अ लॉ रिड्यूसिंग द पावर्स ऑफ द जुडिशरी। पार्लियामेंट जो है कोई लॉ पास नहीं कर सकती जुडिशरी की पावर्स को हटाए बिना, पास अ लॉ जुडिशरी की पावर्स को हटाकर कोई लॉ पास नहीं कर सकती। तो आपको इसका आंसर बताना है। तो देखो जुडिशरी क्या होता है, मैं बता दे रही हूँ आपको, ये डेमोक्रेटिक होगा। ठीक है, तो जुडिशरी आप देखो, पार्लियामेंट होती है ना, पार्लियामेंट के 3 पिलर्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं? जुडिशरी होता है एक तो, ठीक है, एक होता है एग्जीक्यूटिव और होता है लेजिस्लेचर। ठीक है, तो जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर। तो जुडिशरी जो होती है सारे फैसले खुद ही करती है वो, उसके मतलब कोई उसमें टांग नहीं अड़ा सकता, ना एग्जीक्यूटिव ना लेजिस्लेचर, कोई उसमें टांग नहीं अड़ा सकता, जुडिशरी सारे फैसले खुद ही करती है, तो ये तो डेमोक्रेटिक हुआ ना। ठीक है, तो चलिए कंट्री आर पे आते हैं। द कंट्रीज लीडर्स कैन नॉट साइन एनी ट्रीटी विद अनदर कंट्री विदाउट टेकिंग परमिशन फ्रॉम इट्स नेबरिंग कंट्री। तो देखो कंट्री के जो लीडर हैं, जो देश के नेता हैं, वो कोई भी ट्रीटी साइन नहीं कर सकते
अनदर कंट्री विदाउट टेकिंग परमिशन फ्रॉम इट्स नेबरिंग कंट्री, कि अपने पड़ोसी देशों की सलाह के बगैर, या जैसे उन्होंने परमिशन नहीं दी है उनसे पूछेंगे पहले वो कि कोई ट्रीटी साइन करने के लिए, तो नहीं भाई, ये अनडेमोक्रेटिक हुआ, क्योंकि डेमोक्रेसी में ऐसा नहीं होता। डेमोक्रेसी में लीडर्स जो होते हैं, जो हमारे मिनिस्टर्स होते हैं, लीडर्स होते हैं, भाई मिनिस्टर सबसे बड़ा होता है, तो वो फ्री होता है निर्णय लेने के लिए। वो थोड़ी ना किसी पड़ोसी देश की मत रहा बोलेगा कि भाई हमें परमिशन दे दो कि हम ये वाला फैसला लेना चाहते हैं, तो नहीं, ये तो अनडेमोक्रेटिक हुआ ना। अब आता है डी, कंट्री एस, ठीक है। तो ऑल द मेजर इकोनॉमिक डिसीजंस अबाउट द कंट्री आर टेकन बाय ऑफिशियल ऑफ द सेंट्रल बैंक विच द मिनिस्टर कैन नॉट चेंज। तो क्या होता है, जैसे कंट्री में जितने भी बड़े बड़े इकोनॉमिक डिसीजन होते हैं, मतलब आर्थिक पैसे की जो होती है ना, हेल्प वगैरह, उसके जो निर्णय होते हैं तो कंट्री के बारे में, तो वो क्या सेंट्रल बैंक की सलाह से लिए जाते हैं, विच द मिनिस्टर्स कैन नॉट चेंज, जिसको मिनिस्टर बदल नहीं सकते। तो ये अनडेमोक्रेटिक होगा। पता है क्यों? क्योंकि जो डेमोक्रेसी में ऐसा नहीं, तो डेमोक्रेसी में क्या होता है, मिनिस्टर ही सबसे बड़े होते हैं भाई, उनको तो इस तरीके के डिसीजन जो किसी से हेल्प लेके थोड़ी ना लेना पड़ेंगे, उनको तो वो अपने आप ले सकते हैं। इस तरीके का वो जो है कि इकोनॉमिक डिसीजन जो है, पैसे से रिलेटेड या कुछ भी, वो अपने आप फैसला ले सकते हैं इसका, तो उनको इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है। तो ये वाला जो देश है वो अनडेमोक्रेटिक हुआ, ठीक है। चलिए, अब आता है क्वेश्चन नंबर थर्ड, विच ऑफ दीज इज नॉट अ गुड आर्ग्यूमेंट इन फेवर ऑफ डेमोक्रेसी, वाई। इसमें से कौन सा जो आर्ग्यूमेंट है वो नॉट अ गुड आर्ग्यूमेंट है, वो डेमोक्रेसी के फेवर में नहीं जाता, क्यों? सॉरी, विच ऑफ दिस इज नॉट अ गुड आर्ग्यूमेंट इन फेवर ऑफ डेमोक्रेसी। हाँ, वो डेमोक्रेसी के फेवर में जो है, इसमें से कौन सा जो आर्ग्यूमेंट है उसके फेवर में नहीं है, वाई। तो देखो, पीपल फील फ्री एंड इक्वल इन डेमोक्रेसी। देखो, पीपल जो है, लोग जो है डेमोक्रेसी में अपने आप को फ्री महसूस करते हैं, है ना, और समान महसूस करते हैं। तो देखो, ये तो फेवर में है। डेमोक्रेसीज रिजॉल्व कन्फ्लिक्ट इन अ बेटर वे देन अदर्स। डेमोक्रेसीज में क्या होता है, झगड़े जो आसानी से निपटाए जा सकते हैं औरों की अपेक्षा, है ना। तो ये भी ठीक ही है बात, है ना, तो ये तो फेवर में जा रही है। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज मोर अकाउंटेबल टू द पीपल। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो होती है वो मोर अकाउंटेबल होती है लोगों के लिए। अकाउंटेबल का मतलब है कि वो जवाबदेही होती है, मतलब जनता जो है जिसे अपना रिप्रेजेंटेटिव चुनती है, तो उससे क्वेश्चन कर सकती है, वो उसके लिए जवाबदेह है, अकाउंटेबल है गवर्नमेंट वहाँ की, कि भाई तुमने ऐसा डिसीजन क्यों लिया, क्यों नहीं लिया, ये निर्णय क्यों नहीं लिया गया भाई, तो हम उनसे क्वेश्चन कर सकते हैं, तो अकाउंटेबल है। तो ये भी तो डेमोक्रेसी के फेवर में ही जाता है। डेमोक्रेसीज आर मोर प्रॉस्पेरस देन अदर। डेमोक्रेसीज में क्या होता है, लोग ज़्यादा मालदार होते हैं औरों की अपेक्षा। तो ये बात गलत है, इससे कोई मतलब नहीं है इस चीज़ का। देखो, ऑप्शन डी इसमें गलत बैठेगा, ये फेवर में नहीं जा रहा है, क्योंकि क्या है कि डेमोक्रेसीज आर मोर प्रॉस्परस देन अदर्स इज नॉट द राइट आर्ग्यूमेंट इन द फेवर ऑफ डेमोक्रेसी, बिकॉज देर आर मैनी कंट्रीज लाइक श्रीलंका एंड इंडिया विच ऑप्टेड फॉर डेमोक्रेसी बट वर नॉट सो प्रॉस्परस। देखो, बहुत सारे देश ऐसे हैं, जैसे कि श्रीलंका हो गया, इंडिया हो गया, इसमें डेमोक्रेसी तो है लेकिन ज़्यादा अमीर देश नहीं जाने जाते। वेयर एज कंट्रीज विच हैव कम्युनिस्ट एंड मोनार्की, लेकिन कुछ देश ऐसे भी हैं जहाँ पर मोनार्की चल रही है, कम्युनिस्ट है। मोनार्की जैसे जहाँ पर राजा और रानी का रूल होता है, बताया था मैंने, है ना, पिछली वीडियोस में बता रखा है मैंने। मोनार्की होता है जिसमें राजा और रानी का रूल चलता है। तो कम्युनिस्ट देश हैं और मोनार्की हैं, तो ऐसे देश भी हैं जैसे कि चाइना हो गया, सऊदी अरब हो गया, रेस्पेक्टिवली आर सेड टू बी मोर प्रॉस्पर। इनको ज़्यादा मोर जो है मालदार देशों की गिनती में गिना जाता है। द प्रॉस्पेरिटी ऑफ एनी कंट्री डज नॉट डिपेंड अपॉन द फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट। किसी भी देश की प्रॉस्पेरिटी जो होती है ना, मतलब जो बहुत ज़्यादा अमीरी होती है, वो देश की जो होती है किसी की, वो गवर्नमेंट पर निर्भर नहीं करती कि कौन सी गवर्नमेंट वहाँ पर चल रही है, बट द काइंड ऑफ इट्स लेकिन वहाँ की पॉलिसीज़, नेचुरल रिसोर्सेज, कितने नेचुरल रिसोर्सेज वहाँ पर अवेलेबल हैं और वहाँ की नीतियाँ क्या क्या हैं, उस पर निर्भर करती है, ठीक है। डेमोक्रेसी पर निर्भर नहीं करती, चाहे उसमें कोई भी गवर्नमेंट चल रही हो, क्योंकि मोनार्की वगैरह ये सब में इसमें तो ज़्यादा अमीर है, लेकिन हमारे देश में तो डेमोक्रेसी चल रही है, तो हमारा देश तो इतना अमीर नहीं है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये जो चीज़ है, ऑप्शन डी है, इसके फेवर में नहीं जाता है, ठीक है। चलिए, अब आता है क्वेश्चन नंबर 4, ईच ऑफ दीज स्टेटमेंट्स कंटेन्स अ डेमोक्रेटिक एंड अनडेमोक्रेटिक एलिमेंट, राइट आउट द टू सेपरेटली फॉर ईच स्टेटमेंट। देखो, ये जो स्टेटमेंट दे रखे हैं ना, डेमोक्रेटिक है या अनडेमोक्रेटिक है, इनके बारे में आपको अनडेमोक्रेटिक डेमोक्रेटिक जो दे रखा है ना एलिमेंट, तो इसके बारे में आपको 2 सेपरेटली बताना है कि कौन सा अनडेमोक्रेटिक में आता है, कौन सा जो है डेमोक्रेटिक में आता है, ठीक है। ओके, A minister A पर आता है, A minister said that some laws have to be passed by the parliament in order to conform to the regulation decided by the World Trade Organization। तो एक मिनिस्टर कहता है कि कुछ लॉज जो हैं पार्लियामेंट को जो है पास करने चाहिए, पास करने ही होंगे, टू कन्फर्म टू द रेगुलेशन डिसाइडेड बाय द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने जो रेगुलेशन डिसाइडेड की हैं उसके हिसाब से पार्लियामेंट को कुछ लॉ पास करने ही करने होंगे। तो इसमें आपको डेमोक्रेटिक एलिमेंट बताना है और अनडेमोक्रेटिक एलिमेंट बताना है। डेमोक्रेटिक एलिमेंट इसमें यह है कि आ मिनिस्टर सेड दैट सम लॉज हैव टू बी पास्ड बाय द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट को कुछ लॉ पास करने ही करने होंगे, मिनिस्टर ने कहा। तो देखो, पार्लियामेंट सबसे ऊपर है भाई, पार्लियामेंट की पावर बहुत ज़्यादा है, पार्लियामेंट में जो लॉज पास होंगे वो तो होंगे ही होंगे,
तो ये बात डेमोक्रेटिक में ही आ रही है, लेकिन द रेगुलेशन डिसाइडेड बाय द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन ये बात अनडेमोक्रेटिक में है क्योंकि जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो रेगुलेशन डिसाइडेड की है उसके हिसाब से नहीं हो सकता है, तो ये तो अनडेमोक्रेटिक बात हुई। ठीक है, अब सेकंड आता है द इलेक्शन कमीशन ऑर्डर रीपोलिंग इन अ कॉन्स्टिट्यूएंसी वेयर लार्ज स्केल रिगिंग वॉज रिपोर्टेड। तो इलेक्शन कमीशन ने ऑर्डर किया कि रिपोलिंग की जाए कॉन्स्टिट्यूएंसी में जहाँ पर, क्योंकि वहाँ बहुत बड़े पैमाने पर धांधलेबाजी हुई है। रिगिंग होता है धांधलेबाजी। ठीक है, तो आप कहोगे कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या होता है, तो देखो इंडिया ना बहुत बड़ा देश है। इंडिया होता है ना, जैसे मान लीजिए हमारा ये देश है इंडिया, ठीक है, तो इसका जो ये है ना अलग अलग भागों में बांटा गया, कॉन्स्टिट्यूएंसी में बांटा गया है छोटे छोटे, जिसमें क्या होता है कॉन्स्टिट्यूएंसी में बट के क्या होता है, जहाँ पर इसलिए बांट दिया गया है कि हर जगह सेम वोटिंग हो, है ना। तो क्या होता है, जैसे हमारे लोकसभा है ना, लोकसभा में हमारे 554 कॉन्स्टिट्यूएंसी हैं। ठीक है, लोकसभा में कितनी है, 554 कॉन्स्टिट्यूएंसी हैं। तो जैसे पार्लियामेंट होती है ना, देखो पहले पार्लियामेंट होती है, मान लीजिए यहाँ पर बता देती हूँ, पार्लियामेंट है तो इसके दो हाउस होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। तो पीएम जो है वो हमारे लोकसभा से ही चुने जाते हैं, है ना। तो क्या होता है कि इलेक्शन कमीशन ने ऑर्डर किया है कि कॉन्स्टिट्यूएंसी को जो है ना रिपोलिंग की जाएगी, क्योंकि वहां पर बहुत बड़े पैमाने पर धांधलेबाजी हुई है। तो डेमोक्रेटिक इसमें यह हुआ कि द इलेक्शन कमीशन ऑर्डर रीपोलिंग इन सा कॉन्स्टिट्यूएंसी, इलेक्शन कमीशन ने ऑर्डर किया है कि रिपोलिंग की जाएगी कॉन्स्टिट्यूएंसी में, तो ये तो डेमोक्रेटिक हो गया। लेकिन लार्ज स्केल रिगिंग वाज रिपोर्टेड, कि बड़े पैमाने पर धांधलेबाजी हुई, ये अनडेमोक्रेटिक एलिमेंट हुआ इसका। ठीक है, चलिए अब इसका सी आता है कि वुमेन्स रिप्रेजेंटेशन इन द पार्लियामेंट हैज बियरली रीच 10%। दिस लीड वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशन टू डिमांड 1/3 सीट्स फॉर वुमेन। तो वुमेन्स का जो रिप्रेजेंटेशन है पार्लियामेंट में वो लगभग 10% है, लेकिन तो अब तो आजकल तो वो ज़्यादा है, 40% से भी ज़्यादा हो चुका है। तो दिस लीड वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशन टू डिमांड 1/3, इसलिए वो वुमेन्स जो होती हैं ऑर्गेनाइजेशन डिमांड करती है कि हमें कम से कम 1/3 सीट्स मिले औरतों को। तो देखो इसमें डेमोक्रेटिक और अनडेमोक्रेटिक क्या हुआ, तो डेमोक्रेटिक ये वाला होगा 1/3 वाला। ठीक है, कि दिस लीड वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशन टू डिमांड 1/3 सीट्स फॉर, कि जो वुमेन्स की ऑर्गेनाइजेशन होती है ना, संस्थाएं होती हैं, वो 1/3 सीट्स की डिमांड कर रही हैं। तो भाई डिमांड तो आप कर सकते हो ना, पार्लियामेंट में अपनी मांगे रख सकते हो, कुछ भी कह सकते हो, तो डेमोक्रेटिक बात हुई ना। लेकिन वुमेन्स रिप्रेजेंटेशन इन द पार्लियामेंट हैज बियरली रीच 10%, तो ये बात अनडेमोक्रेटिक है। ठीक है, चलिए अब आता है क्वेश्चन नंबर 5, इसको पढ़ लेंगे हम। Which of these is not a valid reason for arguing that here there is a lesser possibility of famine in a democratic country? तो famine में होता है भुखमरी। Which of these is not a इसमें से कौन सा जो है वैलिड रीजन नहीं है, कौन सा आर्ग्यूमेंट में जो है वैलिड रीजन के अंतर्गत नहीं आता कि डेमोक्रेटिक कंट्री में भुखमरी की जो है कम संभावनाएं होंगी। तो देखो ए पर आता है ऑपोजिशन पार्टीज कैन ड्रॉ अटेंशन टू हंगर एंड स्टार्वेशन। जो ऑपोजिशन पार्टीज होती हैं, है ना, वो लोगों को सावधान कर सकती हैं भुखमरी से, है ना, हंगर से, भुखमरी से, स्टार्वेशन से। स्टार्वेशन मतलब जो खाना पीना पानी नहीं मिल रहा है उसकी वजह से जो मौतें होती हैं उससे। तो इसमें देखो ये वाला तो वैलिड रीजन है ही, क्योंकि भुखमरी से संबंधित है ये, है ना। सेकंड पर होता है फ्री प्रेस कैन रिपोर्ट सफरिंग फ्रॉम फैमिन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। देश के विभिन्न भागों में जो प्रेस मीडिया वगैरह होते हैं, तो ये लोगों को आगाह कर सकते हैं कि भुखमरी फैल रही है, उससे हमें कैसे बचा जा सकता है। तो ये भी ठीक ही है, ये वैलिड रीजन हो रहा है कि भुखमरी से संबंधित है। थर्ड पर आता है द गवर्नमेंट फियर्स इट्स डिफीट इन द नेक्स्ट इलेक्शन। गवर्नमेंट को भुखमरी जो फैली पड़ी है ना, लोग बहुत सारे मारे जा रहे हैं, तो गवर्नमेंट को इस बात का बहुत ज़्यादा डर है कि अगले इलेक्शन में जो है हम लोग हार जाएंगे। तो ये भी भुखमरी से रिलेटेड ही है, ये इसके फेवर में ही जाता है, ये भी वैलिड रीजन है ना। तो डी पर आता है कि पीपल आर फ्री टू बिलीव इन एंड प्रैक्टिस एनी रिलीजन, कि लोग जो है फ्री हैं विश्वास करने में एंड प्रैक्टिस, और किसी भी धर्म की प्रैक्टिस करने में। तो देखो ये वाला जो है नॉट अ वैलिड रीजन, क्योंकि इसमें भुखमरी से रिलेटेड तो कोई चीज़ नहीं है, इसमें धर्म के बारे में बताया गया है। देखो ऑप्शन डी इज नॉट अ वैलिड रीजन फॉर आर्ग्यूइंग दैट देयर इज अ लेसर पॉसिबिलिटी ऑफ फैमिन इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री। यहाँ तक लिख लेंगे आप, फिर लिखेंगे बिकॉज बिलीविंग एज वेल एज प्रैक्टिसिंग अ रिलीजन इज नॉट रिलेटेड टू द प्रिवेंटिंग फैमिन इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री, क्योंकि डेमोक्रेटिक कंट्री में भुखमरी से बचा नहीं जा सकता, क्योंकि इससे उसका कोई रिश्ता नहीं है, चाहे आप किसी भी धर्म को मानते हो। ठीक है, चाहे किसी भी धर्म की प्रैक्टिस कर लो भाई, तो भुखमरी से थोड़ी ना बचा जा सकता है। भुखमरी अगर फैल रही है तो वो तो फैल ही रही है। तो ऑप्शन डी जो है इसमें जो है वैलिड रीजन नहीं है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन 5 हो गए हैं इसमें। ठीक है, आगे के क्वेश्चन हम कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है और वरना आप लोग भी बोर हो जाते हो। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर पसंद आए हैं तो उनको लाइक कीजिएगा, और चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो उसको सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।